तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 में हम चैप्टर 1 वन शॉट वीडियो में इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी हम यूनिट 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनिट 1 और यूनिट 2 में एक चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, तो उसको हम बाद में देंगे वेटेज। ये थोड़ा ईजी है, तो ईजी से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए और हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सो लेसन 4 है इसमें, जो कि यूनिट 3 का चैप्टर 1 है। इसमें 2 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर हम इस वन शॉट वीडियो में करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स, सॉरी ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर्स। जो भी ग्लोबली कॉर्पोरेट फेलियर्स हुए हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें। तो इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है शुरू में। कॉर्पोरेट स्कैंडल हैव अकर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम अराउंड द वर्ल्ड और एग्जिस्ट अ वैरायटी ऑफ रीजन दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द फेलियर। बहुत सारे रीजंस जो रहे। रीज़न फॉर फेलियर में बिगिन फ्रॉम मिसयूजिंग फंड्स। अब जो जो चीज़ें मेन होने वाली है ना, मतलब ये चीज़ें रिपीट पे यूज़ होंगी इन केसेस में। मिसयूजिंग फंड्स का मिसयूज़ किया, ओवर स्टेडिंग इनकम ज़्यादा दिखा दिए, रिवेन्यू ज़्यादा दिखा दिए, गलत इन्वेस्टमेंट करी या गलत वैल्यू दिखाई और एसेट को ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया। तो ये चीज़ होने वाली है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से अपना चैप्टर, वो इंट्रोडक्शन पार्ट तक क्या होने वाला है। तो यहाँ से है पहला केस, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, BCCI। क्रिकेट वाला नहीं है, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। ये केस का नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम। 1991 का केस है। 1991 जो इनके आगे ईयर लिखा हुआ होगा, जो ऊपर केस में हेडिंग में लिखा है, उसका मतलब है कि इस टाइम पे ये केस हुआ, इस टाइम पे खुलासा हुआ इस बात का। इस टाइम पे ये फर्म जो हैं, वो कॉरपोरेट फर्म जो हैं वो ऐसे डिज़ोल्व हो गई या इंसॉल्वेंट हो गई। बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल वाज अ ग्लोबल बैंक फाउंडेड बाय आगा हसन अवेदी। तो आगा हसन अवेदी नाम का व्यक्ति था, उसने ग्लोबल बैंक ये बनाया, 1972 में बनाया। ईयर आपकी मर्ज़ी है, याद रख लो तो एक्स्ट्रा पॉइंट ही है उसका। और वो पाकिस्तानी फाइनेंसर था। BCCI एग्जिस्ट इन द टाउन ऑफ लग्जमबर्ग में लोकेटेड था और उसका हेड ऑफिस जो था वो लंदन और कराची में था। तो 2 जगह पे हेड ऑफिस था, ये बात ध्यान रखना। और हुआ क्या, ऑयल प्राइसेस ना बढ़ने लगे। द बैंक ऑल्सो गेंड सम एडवांटेज, और उससे बैंकों को भी फ़ायदा मिल रहा था। अब वो कैसे मिल रहा था, क्योंकि बहुत सारे डिपॉजिट हो रहे थे। अगर ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं और अरब ऑयल कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए या किसी और देश में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू नीड अ बैंक अकाउंट देयर। तो बैंक्स का फ़ायदा बढ़ने लगा क्योंकि डिपॉजिट ज़्यादा आने लगे, लोग और लोगों को लोन देने लगा। तो बैंक का जो काम होता है वो तो बढ़ गया ना, डिपॉजिट ज़्यादा आ रहे हैं, कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, लोन वो बांट पा रहे हैं, तो ऐसे करके भाई उनका काम बढ़ गया। BCCI एक्वायर्ड द मेड अ मूव टूवर्ड्स एक्विजिशन। तो एक्वायर करना शुरू कर दिया उसने चीज़ों को। इट एक्वायर्ड वेरियस बैंक्स एंड देन एंटर्ड इनटू अफ्रीकन एंड एशियन मार्केट। अब इसने बहुत सारे बैंक भाई कब्जे में ले लिए, मतलब कि एक्वायर कर लिए और अफ्रीकन और एशियन मार्केट में देना शुरू कर दिया। मतलब बैंक को ले लिया और वहाँ पे अपना लोन वगैरह देना शुरू कर दिया। BCCI ऑल्सो अचीव्ड अ माइलस्टोन बाय रिसीविंग अ लाइसेंस टू ऑपरेट इन चाइनीज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जो चाइना के स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे वहाँ भी वो ऑपरेट करना शुरू कर दिया। इन द ईयर 1980 ये पता चला कि उसने एसेट जो हो गए हैं, उसके एसेट जो हो गए हैं वो $4 बिलियन के हो चुके हैं और अराउंड 46 कंट्रीज़ में उसने अपने बैंक्स ओपन कर लिए। फिर उसने एक्सपेंशन कर लिया ईयर 1991 में। अराउंड 420 ऑफिस उसके अराउंड द वर्ल्ड हो गए और 70 कंट्रीज़ में वो ऑफिस लोकेट थे। देन क्लोजर ऑफ द बैंक। अब बैंक बंद कैसे हुआ, क्या दिक्कत आई, तो ये क्लोजर में हम समझेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है केस का कि क्या साहब था, कैसे बना, कैसे कैसे एक्सपैंड हुआ। अब क्लोजर देखते हैं, लंका कहाँ लगी इसकी। BCCI केम अंडर द सर्विलियंस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब जो रेगुलेटर्स थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, उनकी नज़र में आ गया भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, देखें क्या चक्कर है। तो BCCI ने पब्लिश किया रिजल्ट शोइंग एवर राइजिंग प्रॉफिट। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। बैंक वॉज सफरिंग फ्रॉम अ ह्यूज लेवल ऑफ बैड डेट्स। अब बहुत सारे बैड डेट थे, लोगों ने कर्जा लिया और वापस ही नहीं किया,
तो और कंपनी दिखा रही है क्या प्रॉफिट हो रहा है, मतलब झूठ दिखा रही है। और BCCI अकाउंट वर सेड टू हाइड द एक्चुअल पिक्चर फ्रॉम द बर्ड, उसने जो रियल इमेज थी कंपनी की उसको छुपाया। और उसने प्रॉपर्टी ट्रेडिंग, अब मतलब शुरू से देखते हैं, अबेदी द फाउंडर ट्राइड टू कवर दीज डेट एंड वॉज फाउंड टू प्रैक्टिसिंग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। तो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग क्या होती है, मैंने साइड में लिख रखा है यहाँ पे एक नोट। फर्म यूजेज इट्स ऑन कैपिटल टू मेक ट्रेड एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट। तो प्रॉपर्टी ट्रेडिंग ये होती है कि जो कंपनी है वो अपने ही कैपिटल को यूज़ कर लेती है ट्रेड करने के लिए और उससे प्रॉफिट अर्न करती है मार्केट मूवमेंट्स को देखते हुए। तो इसमें इसने ये भी प्रैक्टिस की बट तब भी उसे कोई फ़ायदा हो नहीं पाया। देन Despite the revelation of the actual position of the account, bank kept on hiding its actual picture. अपनी मतलब असली वो छुपा रहा था, मतलब धोती कुर्ता फटे पड़े हैं बट किराए का कोट पैंट पहन के चल रहा है काम। इट वॉज कॉन्स्टेंटली इंगेज इन अ मैसिव मिस अप्रोप्रिएशन। BCCI पनामा ब्रांच, पनामा एक जगह का नाम है जो उसकी ब्रांच थी वहाँ, वो वहाँ मनी लॉन्ड्रर का भी काम कर रहे थे फॉर लैटिन अमेरिका ड्रग कंपनीज इन डेस्परेशन ऑफ फाइंडिंग न्यू सोर्सेज ऑफ डिपॉजिट एंड रिवेन्यू। देन BCCI इन्वॉल्व हुआ इलीगल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल कंट्रोलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स। तो ये सब दिक्कत आई। ह्यूज नंबर ऑफ मैनिपुलेशन थी बैंक के साथ, मैनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, बहुत सारे कर्जे ऐसे थे भाई रिकॉर्ड ही नहीं कर रखे। द ब्रांच ऑफ UK, US, फ्रांस, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड एक्सेट्रा वर सीज्ड बाय द रेगुलेटर। ये सारी ब्रांचेस फिर बंद कर दी गई रेगुलेटर्स के द्वारा जब इतनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ नज़र में आई। देन BCCI स्कैम कैन बी रेफर टू एज द बिगेस्ट बैंक फ्रॉड विच लेफ्ट मोर देन 1 लाख डिपॉजिटर। द वर्ड फाइटिंग टू रिकवर द मनी, अ कंबाइंड लॉस ऑफ $2 बिलियन वॉज रिपोर्टेड। तो सारा जो लॉस हुआ लोगों का वो $2 बिलियन के अराउंड था, और जो लोगों का पैसा मारा गया उनके लिए मतलब 1 लाख डिपॉजिटर्स जो थे वो मतलब उनको प्रॉब्लम हुई। तो ये था कि क्या कहानी रही उसका ख़त्म होने की। अब फॉलोइंग रीज़न कैन बी रेफर टू एज द रीज़न फेलियर। अब रीज़न क्या है फेलियर के BCCI के, जो मतलब कॉर्पोरेट के हिसाब से हम समझ सकते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट ऑफ बैंक ऑन बेनिफिट्स एंड पर्सनल एजेंडाज ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब था कुछ दिखाया कुछ, अकाउंट्स ठीक नहीं रखे। फेलियर टू द आइडेंटिटी द नीड ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। अब इतने सारे फर्म एक्वायर कर रहे हो, इतने सारे बैंक एक्वायर कर रहे हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता था कि कल को कोई रिस्क हुआ तो उसको कैसे मैनेज करना है। अ स्प्री ऑफ एक्विजिशन अराउंड द ग्लोब दैट शोकेस मिस मैनेजमेंट एंड मिस हैंडलिंग ऑफ डिपॉजिटर्स फंड। अब इतना पैसा आ रहा था आपको, बैंक्स को आपने इतना एक्वायर कर लिया, उनको ऑपरेट करना नहीं है, हैंडल करना नहीं है, तो मिसलीडिंग हो गया है डिपॉजिटर के फंड का। लैंडिंग ह्यूज लोन्स विदाउट प्रायर प्लानिंग, तुम्हारी प्लानिंग ही नहीं है, तुम लोगों को लोन्स दिए जा रहे हो। यू ऑल्सो हैव टू टेक सम अदर साइड बेनिफिट्स, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर आज ये कर्जदार कर्जा लेके चला भी गया, बैड डेट्स हो गए, तो हमें कहाँ से रिकवरी करनी है। तो वो प्लानिंग थी नहीं इनके पास। पुअर रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिस, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं थे, और नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेगुलेटर्स एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक माइट हैव लेड टू द डाउनफॉल। अब इतनी सारी फर्म एक्वायर करी तो कॉम्प्लेक्स हो गया स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट हो नहीं पाया, और रेगुलेटर्स मतलब ऑडिटर्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट कुछ खास था नहीं। देन सम फ्लॉज इन गवर्नेंस। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या दिक्कत थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की दिक्कत। डायरेक्टर डिड नॉट एग्जिस्ट इन द बैंक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ही नहीं बैंक में, और जो इसका फाउंडर था मिस्टर अबेदी एंड CEO मिस्टर नकवी, तो ये दोनों ही मैनेज कर रहे थे, बस दो ही लोग चला रहे थे पूरा अपना एम्पायर। ऑल द अपॉइंटेड मैनेजर वर आस्क्ड टू रिपोर्ट दैम, सारे जो मैनेजर थे वो उनको रिपोर्ट करते थे बस। BCCI डेवलप्ड ए नेटवर्क ऑफ शेल कंपनीज टू हाइड देयर प्रैक्टिस और फ्रॉडलेंट रिकॉर्ड्स कीपिंग एक्टिविटीज थी। देन पुअर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं किया। BCCI के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीज़न कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब वो ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन्स प्रॉपर विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटीज़, मतलब कोई कोलेट्रल ही नहीं रखा, सिक्योरिटी ही नहीं थी, और तब भी वो लोन देते रहे। द लोन्स वर नॉट इवन डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली, मतलब उनके जो पेपर वर्क था वो भी पूरा नहीं था। द बैंक वॉज कॉन्स्टेंटली सीइंग क्रिएटिंग न्यू अकाउंट्स टू हाइड लॉसेस। अब क्या कर रहे थे साहब, नए अकाउंट खोले जा रहे थे कि साहब देखो बैंक में कितने कस्टमर आ रहे हैं, अपनी तो चढ़ाई हो रही है बस। तो ऐसे अपना प्रॉफिट दिखाते रहे, डिपॉजिट करते रहे,
अब वही अपना ही पैसा उठा के लोन्स घुमा घुमा के एक साइकिल से चला के यही किया उन्होंने। लैक ऑफ रेगुलेटरी सुपरविजन, द कंपनी सेट टू हैव अ ब्रांच ऑफ अराउंड द ग्लोब एंड पेरेंट ब्रांचेस इन लग्जमबर्ग एंड केमन आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ दो जगह थी जो लग्जमबर्ग और केमन आइलैंड में। दीज टू प्लेसेस वर रेफर्ड वीक इन टर्म्स, सबसे बड़ी वीकनेस वहाँ हुई क्योंकि वहाँ रेगुलेशन ख़राब हुई। द स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक वॉज ऑल्सो kept very complex, the structure भी complex था, the principle of transparency were not followed in the bank and employees were instructed to hide the major fact from the bank। अब उनसे कहा गया कि जो मेजर फैक्ट्स हैं वो छुपा के रखो फ्रॉम द रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़। ऑडिट सिस्टम की क्या दिक्कत रही, BCCI सेड टू हैव एन अनयूजुअल ऑडिटिंग सिस्टम, प्राइस वाटर हाउस वॉज द ऑडिटर ऑफ BCCI। तो प्राइस वाटर हाउस जो था वो इसका ऑडिटर था। ओवरसीज एंड EY ऑडिटेड BCCI एंड BCCI होल्डिंग्स। जो EY ये मतलब दो कंपनी है, प्राइस वाटर हाउस एंड EY, तो ये दो लोग करते थे, ये दो कंपनियां करती थी। बट अदर कंपनीज और पार्ट वर ऑडिटेड बाय नीदर ऑफ द ऑडिटिंग फर्म्स, मतलब जो और कंपनीज थी या और भी पार्ट ब्रांचेस थी वो कोई ऑडिट नहीं कर रहा था उनको। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंडिपेंडेंट एंड यूनिफाइड रेगुलेशन फॉर ऑडिटिंग, द कंपनी माइट हैव बीन सेव्ड फ्रॉम द ह्यूज लॉस। अगर वहाँ इंडिपेंडेंट या फिर यूनिफाइड रेगुलेशन होती ऑडिटिंग, मतलब रेगुलेटर्स या ऑडिटिंग वाले बंदे अपना काम ढंग से करते तो इतनी दिक्कत नहीं आती। आफ्टर द रिपोर्टिंग ऑफ द माल प्रैक्टिस, द ऑडिट वॉज रन एंड इट रिवील्ड अ ह्यूज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज occurring in BCCI. Despite these issues, Pricewaterhouse signed the annual report in the interest of them. इतनी सब दिक्कत होने के बाद भी, इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ ऑडिटिंग वालों को पता चलने के बाद भी उन्होंने उनकी एनुअल बैंक रिपोर्ट पे साइन कर दिया इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंक, और ये सबसे बड़ा सेटबैक था, सबसे बड़ी मिस्टेक रही। तो ये एक केस हो गया है आपका पूरा। देन सेकंड केस पे हम स्विच कर जाते हैं। मैक्सवेल कम्युनिकेशन, मैक्सवेल UK 1991, ये भी 1991 में हुआ। तो मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन वॉज लीडिंग ब्रिटिश मीडिया कंपनी। तो कम्युनिकेशन में ब्रिटिश मीडिया कंपनी थी सबसे बड़ी। इट वॉज लिस्टेड इन लंदन स्टॉक एक्सचेंज। अब ये मैंने कंपनी के बारे में बता दिया जिसके बारे में केस होने वाला है, बट अब हम शुरू से पढ़ते हैं ये क्या था और क्या बना। दिस कंपनी वॉज एस्टेब्लिश इन 1964 में एक कंपनी बनी जिसका नाम था ब्रिटिश प्रिंटिंग कॉरपोरेशन। मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन नहीं है, यहाँ शुरू से हम बात कर रहे हैं। 1964 में कंपनी बनी ब्रिटिश प्रिंटिंग कॉरपोरेशन। 1981 में रॉबर्ट मैक्सवेल ने उसके सारे स्टेक खरीद लिए। देन 1982 में पूरा कंट्रोल ले लिया कंपनी पे और उसका नाम बदल के रखा मैक्सवेल कम्युनिकेशन। अब ये रॉबर्ट मैक्सवेल जो बंदा आया इसने नाम बदल के रखा मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन इन द ईयर 1987 में, और उसने एक्वायर कर लिया बहुत सारी फर्म्स को जो कि मीडिया कंपनीज थी। US मैकमिलियन पब्लिशर, साइंस रिसर्च एसोसिएट एंड ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। तो ये कंपनी वाइज इसने एक्वायर कर लिया। और एक्विजिशन यहाँ भी नहीं रुका, उसने अराउंड 400 कंपनीज अपने एम्पायर के अंदर में, मतलब एक एम्पायर खड़ा कर दिया और उसमें अपने अंदर में 400 कंपनीज ले ली उसने। द कंपनी वर डिवाइडेड इनटू 3 क्लस्टर शोन बिलो। तो ये एक चार्ट है, मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, आपको विजिबल हो जाएगा। मैक्सवेल एम्पायर के नाम से ये चार्ट है। तो मैक्सवेल एम्पायर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला मिरर ग्रुप, दूसरा मैक्सवेल कम्युनिकेशन, तीसरा रॉबर्ट मैक्सवेल ग्रुप। तो मिरर ग्रुप में क्या है, दिस ग्रुप पब्लिश डेली रिकॉर्ड, मतलब जो डेली के रिकॉर्ड्स होते हैं, संडे मेल होते हैं, रेसिंग एंड रेसिंग टाइम्स, तो ये चीज़ें ये पब्लिश करता था। मैक्सवेल कम्युनिकेशन में क्या करता था, मैकमिलियन बुक्स जो एक्वायर किया उसने ऊपर शुरू में, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड एंड PF कॉलियर एनसाइक्लोपीडिया। तो ये 3-4 चीज़ को ये कवर करता था। और रॉबर्ट मैक्सवेल ग्रुप इंक्लूडेड ऑक्सफोर्ड यूनिफाइड फुटबॉल क्लब, पब्लिकेशन लाइक यूरोप, स्पोर्ट्स रिलेटेड खबर, न्यूज़पेपर, और इसराइल, केनिया, ये सब करने लगा वो। देन मैक्सवेल एम्पायर, तो ये आपका मैक्सवेल एम्पायर था। इसमें जो आपको ये चार्ट ही बना देना है, मतलब यू डोंट हैव नीड राइट मोर अबाउट इन द थ्योरी, आपको बस ये चार्ट ड्रॉ कर देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3, 2, 1 हो गया होगा। देन इन द ईयर 1991 रॉबर्ट मैक्सवेल द चेयरमैन ऑफ द ग्रुप वॉज फाउंड डेड इन द कैनरी आइलैंड। अब यहाँ कुछ गलत नहीं हुआ भाई, इसका ओनर ही मर गया, निमट गया वो।
आफ्टर हिज डेथ द बिजनेस स्टार्टेड टू कोलैप्स। अब बंदा गया, ऑनर गया तो बिजनेस जाना ही था। इन्वेस्टिगेशन हुई और ये पता चला कंपनी पे 2.8 बिलियन डॉलर्स 2.8 बिलियन डॉलर्स का पैसा ले रखा है। ह्यूज इनस्टेबिलिटी आ गई। अ वेरी फेमस यूके बेस्ड स्कैंडल रिलेटेड टू द पेंशन फंड अराउंड 16,000 एम्प्लॉय। 16,000 जो एम्प्लॉय थे ना उसके मिरर ग्रुप न्यूज़पेपर में, तो उन्होंने पेंशन फंड के लिए पैसा दिया था, बट वो पैसा पेंशन फंड में नहीं जा रहा था, वो किसी और ही यूके का स्कैंडल था उसमें जा रहा था, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में जा रहा था। आफ्टर दीज स्कैंडल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप वर सोल्ड टू वेरियस मीडिया कंपनीज। तो बहुत सारी मीडिया कंपनीज को मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ बेचनी शुरू कर दी। लंदन बेस्ड मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ऑल्सो फाइल्ड बैंकरप्सी इन न्यूयॉर्क। अब लंदन का एक लंदन बेस्ड मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ऑल्सो फाइल्ड बैंकरप्सी इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में वो बैंकरप्ट भी हो गया। कॉरपोरेशन केस इज सीन एज अ केस विद सो मैनी इंसॉल्वेंसीज इन द मॉडर्न टाइम। मतलब बहुत सारे इस पे केसेस पता चले। अब इसका रीज़न फेलियर का क्या रहा, ये कहानी हो गई इसकी, क्या रहा, मर गया, चीज़ें पता चल गई, ठीक है भाई। अब रीजंस क्या थे? रीज़न क्या था? पहला एक्यूजन। फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्यूजन सो मैनी कंपनीज द ग्रुप बोरोड अ लॉट ऑफ फंड्स। अब इतनी सारी चीज़ें एक्वायर कर रहा था लेकिन उसके पास खुद पैसा नहीं था, एक्वायर करनी ही थी तो उसने फंड्स ले लिए बहुत सारे कि चलो एक्वायर कर लेंगे, एक्सपेंड करेंगे, पैसा दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी बोरोड अराउंड $3 बिलियन टू बाय द यूएस बेस्ड मैकमिलियन। जो शुरू में 3 कंपनी एक्वायर की थी ना, उसके लिए ही उसने $3 बिलियन का लोन लिया था। एंड ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। The accusation did not stop here. Maxwell wanted to buy everything ranging from saucer teams to Israeli newspaper. मतलब कि सारी मीडिया कंपनीज आ जाती हैं इसमें, saucer टीम से लेके इजरायली न्यूज़पेपर तक सब खरीद दूंगा भाई। ये उसकी दिली तमन्ना थी। तमन्ना वो वाली नहीं जो तुम सोच रहे हो। He took a huge amount of loans keeping the asset of the company as securities. Then financial difficulty आ गई। मैक्सवेल ग्रुप वॉज फेसिंग अ डिक्लाइनिंग कैश फ्लो एंड इंक्रीजिंग डेट पेमेंट्स। कैश फ्लो कम हो गया, डेट पेमेंट्स ज़्यादा बढ़ गई जब इतनी सारी कंपनी मैनेज कर रहा था, 400 कंपनीज के अराउंड। द प्रॉब्लम वाजंट व्हेन डिस्पाइट बीइंग फाइनेंशियली अनस्टेबल हिज ऑडिट रिपोर्ट वाज पॉज्ड बाय लीडिंग यूरोपियन अकाउंटेंट्स। दिक्कत कहाँ आई? जब ऑडिट रिपोर्ट जो थी वो पब्लिश कर दी गई और साइन किसने की? यूरोपियन अकाउंटेंट्स ने। तो यहाँ दिक्कत आई सबसे बड़ी। This enabled Maxwell to add more debt when he purchased Daily News Company. जब उसने डेली न्यूज़ कंपनी खरीदी तो और दिक्कत आ गई। मतलब भाई इतना कर्जा चल रहा है तब भी बंदा रुक नहीं रहा था। अनसर्टेन डेथ ऑफ मैक्सवेल। नेक्स्ट रीज़न, अब अनसर्टेन डेथ हुई जो मैक्सवेल की, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहा, अगर उसकी डेथ नहीं होती तो शायद धक्का पेल करके काम उसका चलता रहता, बट यहाँ दिक्कत आ गई और उसका काम रुक गया। सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई, सब लोगों को पता चल गया और उसका जो शेयर का प्राइस था वो गिर गया। द स्टॉक वैल्यू ऑफ द मैक्सवेल ग्रुप वॉज डिक्लाइनिंग बट इट वॉज नॉट व्हेन मैक्सवेल डिसअपीयर्ड। फ्लॉज इन गवर्नेंस, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या दिक्कत रही उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीख रहे हैं। मतलब आप ये 3 चीज़ें समझ लेंगे ना, कहानी क्या थी, क्या रीज़न रहे और गवर्नेंस में क्या दिक्कत थी। ये 3 चीज़ें आपको केसेस में समझनी है, तो आप बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट आंसर लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। तो गवर्नेंस में पहला सिंगल कंट्रोल, एक आदमी के हाथ में था। अब सब में ना सेम चीज़ें होने वाली हैं गवर्नेंस वाले पार्ट में ना, जो मैंने आपको पहले केस में बताई वही है इसमें होंगी, एक आध पॉइंट बदलेगा, वो मैं बता दूंगा कहाँ ध्यान रखना है। मैक्सवेल वॉज एक्टिंग एज अ चेयरमैन एंड द CEO। दोनों भाई खुद बना है, खुद पे पूरा कंट्रोल है, मतलब खुद ने पूरा कंट्रोल कर रखा है एम्पायर पे और खुद ही सारे डिसीजन लेता है। एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड वर नॉट फॉलोड इन द ग्रुप, ठीक है। इनफेक्टिव बोर्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वॉज नॉट एक्टिव ही नहीं है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उसने मैक्सवेल को रोका नहीं या कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की। भाई बंदा वो, मालिक वो जाने। दिस रिजल्ट इन द एक्सेसिव बोरिंग्स, मतलब बहुत सारा कर्जा हो गया, और अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स ऑफ फंड, प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड शेयर टू रेज फंड। अब शेयर्स और सिक्योरिटीज़ का यूज़ होने लगा फंड्स लेने में कंपनी में, तो माल प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। ट्रांसपेरेंसी में क्या है, सारे फंड्स जो थे वो मिक्स हो गए। वही पेंशन फंड जो लिया था 16,000 लोगों का,
वो मतलब पेंशन फंड में जा ही नहीं रहा था, सब एक जगह मिक्स कर दिया, इधर का उधर मिला दिया, उधर का उधर, कोई ये स्कैम कोई वो स्कैम, मामला खराब। देन ऑडिट फ्लॉज, ऑडिट ऑडिट में क्या दिक्कत है, यही दिक्कत कि ऑडिटर्स जो थे उसके, उसने उसकी इंक्वायरी होने के बाद भी, उनको पता होते हुए भी इरेगुलरिटीज़ हैं, दिक्कत है, तब भी वो उसकी एनुअल रिपोर्ट पे साइन करते रहे, उसको ऑडिट करते रहे। और एन इंक्वायरी ऑन द ऑडिटर ऑफ द फर्म वाज आल्सो रेज्ड। जब इंक्वायरी हुई ऑडिटर्स की, तब ऑडिटर ने एक्सेप्ट किया और एडमिटेड एरर्स ऑफ जजमेंट इन देयर वर्क, कि हमें पता नहीं चला, हम ठीक से जज नहीं कर पाए, बहानेबाजी मारी उन्होंने। तो आपका दूसरा केस भी कंप्लीट हो गया, विवेंदी फ्रांस 2002। अभी विवेंदी नाम का केस है, तो ये क्या है देख लेते हैं। विवेंदी ऐसे वॉज फॉर्मली नोन एज नेम विवेंदी यूनिवर्सल, तो हम इसको विवेंदी यूनिवर्सल के नाम से ही लेंगे, आप केस में ये लिख सकते हैं। इट इज़ अ फ्रेंच मल्टीनेशनल मास मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बेस्ड इन पेरिस। तो मल्टीनेशनल मास मीडिया कंपनी है और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। दिस कंपनी faced a huge loss, regarded as the biggest corporate loss in the French corporate history। तो सबसे बड़ा लॉस इस कंपनी ने फेस किया है, ये समझ लो आप। तो अब ये विवेंदी यूनिवर्सल था, अब हम कहानी फिर से शुरू से स्टार्ट करते हैं इसमें। तो विवेंदी यूनिवर्सल जो है वो 1853 में बना, ठीक है। बट उससे पहले क्या था, उससे पहले इनिशियल डिकेड में वो कंपनी फोकस करती थी वाटर सेक्टर पे, लेकिन 1976 में उसने डाइवर्सिफाई किया अपने आप को दो अदर फील्ड्स में, मतलब कि जैसे कि एनर्जी कंस्ट्रक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, इन सब में उसने एक्सपेंड कर दिया अपने आप को। तो 1990 में उनको और एक्सपेंड करना था टेली कम्युनिकेशन और मास मीडिया के फील्ड में, तो उन्होंने जीन मैरी मेसर नाम का एक बंदा हायर किया एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी। और उसका विजन क्या था कि ट्रांसफॉर्म कर देना है, लार्जेस्ट मीडिया कंपनी बना दूंगा, कि मेरे से बड़ा कोई होगा ही नहीं, सबसे बड़ी कंपनी यही बना दूंगा, उसका खुद का विजन था ऐसा। तो ये गोल अचीव करने के लिए उसने बहुत सारी फर्म्स, मास मीडिया कंपनी को एक्वायर करना शुरू कर दिया और कर भी लिया। मेजर एक्विजिशन क्या रहा उसका, नेट होल्ड, सीडेंट सॉफ्टवेयर, अनाया कॉरपोरेशन एक्सेट्रा, ये कंपनीज उसने एक्वायर की। 1998 में कंपनी को एडवांटेज क्या मिला, डी रेगुलेशन ऑफ द फ्रेंच टेलीकम्युनिकेशन मार्केट। मतलब रेगुलेशन होती है किसी चीज़ के ऊपर, मतलब कोई भी एक्ट लिया है, कोई आप काम कर रहे हो, उसमें रेगुलेटरी बॉडीज इन्वॉल्व होंगी या आपके काम करने को रोक टोक करेंगी। तो यहाँ रोक टोक का सीन खत्म हो गया, ये मानो। इन द ईयर 2000 विवेंदी यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट वॉज क्रिएटेड विद द मर्जर ऑफ, अब विवेंदी यूनिवर्सल, पहले तो वो विवेंदी था, तो विवेंदी ने मर्ज किया, विवेंदी मीडिया ने मर्ज किया कैनल प्लस टेलीविज़न के साथ, और यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट के साथ तो मर्ज किया, और दूसरे के साथ एक्वायर कर लिया यूनिवर्सल स्टूडियोज़ को, कैनेडियन कंपनी को। तो वही सबसे बड़ा हो गया ये 2000 में, 2000। ऑल द एक्यूमुलेटेड डेट एंड फॉलिंग शेयर प्राइस ऑफ द फर्म फोर्स द कंपनी टुवर्ड्स द डाउनफॉल। इनके शेयर प्राइस गिरने शुरू हो गए। अब जो सीईओ था जीन मेजर, उससे वॉज फोर्स टू रिज़ाइन, फाउंड इन गिल्टी इन एम्बेजलमेंट, मतलब कि एम्बेजलमेंट कंपनी के साथ ही धोखाधड़ी और फ्रॉड कर रहा था और अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें ठग रहा था उनको। तो वो पकड़ा गया और उसे रिज़ाइन करना पड़ गया, और कंपनी ने अपना नॉन स्ट्रेटेजिक जो एसेट थे वो बेच दिए। देन रीज़न फॉर द फेलियर, ये कहानी हो गई अब इसकी। अब इसका रीज़न क्या कह रहा है, हैवी डेट हो गया, एक्वायर करने के लिए बहुत सारा कर्जा लेना भी पड़ा, वॉरंट्स ली, शेयर प्राइस बीइंग इशूड फॉर पेइंग द एक्विजन, जो शेयर्स थे वो बेचे जा रहे थे एक्वायर करने के लिए, और देन दिस विल लेड टू द फॉल इन शेयर प्राइस। देन दे फेस्ड अ लॉट ऑफ कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स आने लगी, तो हैवी डेट हो गई। देन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, सीईओ जो था उसने रियल पिक्चर को हाइड करा, अकाउंट्स को बढ़िया दिखाया, लोगों का पागल बनाया और ऑनर का पागल बनाया, एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन को छुपा के रखा गया और ऐसा दिखा दिया कि कर्जा तो मैनेजेबल है। देन मिसलीडिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिस, इट वॉज शोइंग गुड प्रॉफिट्स, अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है, ह्यूज अमाउंट के बैड डेट जो है वो हम ईयर बाई ईयर क्लियर कर रहे हैं, ये सब दिखाया गया है। इन ईयर 2002 माइनॉरिटी शेयर होल्डर एसोसिएशन, ये नाम याद रख लेना, ये लाइन आपको डालनी चाहिए आंसर में। इन द ईयर 2002 माइनॉरिटी शेयर होल्डर एसोसिएशन फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द विवेंदी फॉर हाइडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग मिसलीडिंग फैक्ट्स।
तो ये जो शेयर होल्डर एसोसिएशन था इसने एक केस फाइल किया और कि ये साहब पूरी इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं और मिसलीडिंग फैक्ट्स दिखा रहे हैं। देन डाउटफुल रोल इन द क्रेडिट एजेंसीज, क्या मतलब क्रेडिट एजेंसीज का जो डाउटफुल रोल है वो कंफ्यूज थे। द फेमस क्रेडिट एजेंसीज इंक्लूडिंग मोडी इन्वेस्टर क्रेडिट एजेंसी का नाम है, मोडी इन्वेस्टर सर्विसेज एंड S&P वर नॉट प्लेइंग अ फेयर रोल इन द मार्केट। उन एजेंसीज को मतलब वो एजेंसीज को थोड़ा पता चल रहा था, वो कन्फ्यूजन में थे, उनको डाउट था, बट वो डाउनग्रेड नहीं कर पाए क्रेडिट रेटिंग। जैसे आपका सिविल स्कोर होता है ना, वैसे ही तो उनकी क्रेडिट रेटिंग को विभिन्न यूनिवर्सल की वो डाउनग्रेड नहीं कर पाए और उससे ट्रस्ट लोगों का बना रहा ह्यूज लॉसेस होने के बाद भी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत रही। गवर्नेंस फ्लॉज, इसमें यही वाला पॉइंट लगता है। बाकी गवर्नेंस फ्लॉज में देख लेते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या दिक्कत आई। लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप, द CEO हैज़ इट्स प्लान ऑफ एक्सपेंशन, सो मैनी एक्विजन इन वेरी लेस टाइम, बहुत कम समय में सबसे ज़्यादा एक्विजन कर दिए भाई ने। वॉज एंगेज इन मेकिंग हिज ओन ड्रीम्स टू, खुद का सपना था कि सबसे बड़ा इसको कंपनी बनाना है, द बिगेस्ट फर्म, बिगेस्ट मास मीडिया कंपनी, टेली कम्युनिकेशन में सबसे ऊपर जाना है। तो ऐसे ही इन लोगों के होते खुद का कंट्रोल, बस फोकसिंग ऑन द ट्रू पिक्चर ऑफ द कंपनी को अच्छे से देखने की वजह, मतलब कंपनी की जो हालत ख़राब है वो नहीं देख रहा था, बस ये देख रहा था कि ये करना है, ड्रीम कम ट्रू करना था उसे। कन्फ्यूजिंग स्ट्रेटेजी वर ऑप्टेड बाय द फर्म, स्ट्रेटेजी बहुत ख़राब यूज़ की गई। मैनी अनरिलेटेड बिजनेस वर बाउट फॉर एक्सपेंशन पर्पज, जिन बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं था, मतलब तुम डील कर रहे हो टेलीकम्युनिकेशन में और कपड़ों की कंपनी को तुमने एक्वायर कर लिया, ये काम कर रहा था भाई बंदा। इनफेक्टिव बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वॉज डोमिनेटेड बाय द CEO, भाई CEO को डोमिनेशन चल रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे। और द बोर्ड फेल टू क्वेश्चन इज एक्ट, उसके क्वेश्चन को उनके उसके एक्ट को क्वेश्चन नहीं किया बोर्ड ने। बोर्ड फेल टू पे अटेंशन टू द रिस्क एंड द डेट CEO डिसीजन वर ब्रिंगिंग। तो ये सब जो दिक्कत थी ये रही। कंपनसेशन टू CEO, अब CEO जो था मिसर, वो कंपनी को बैंकरप्सी की तरफ ले गया, बट उसको पैकेज कितना दिया जा रहा था, $20 मिलियन एनुअल पैकेज उसका, $20 मिलियन। तो ये ज़्यादा पे कर दिया उसको, ये भी दिक्कत थी। रोल ऑफ क्रेडिट एजेंसीज, क्रेडिट एजेंसीज वही डाउनग्रेड नहीं कर पाए, डिग्रेड नहीं कर पाए उसकी रेटिंग को। इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही थी यहाँ प्रैक्टिस, ये पॉइंट इसमें डालना है। इनसाइडर ट्रेडिंग इसी केस में हो रही थी बस। मैनी एम्प्लॉयज एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी वर फाउंड टू बी परफॉर्मिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जब कंपनी के लोग अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसको देखते हुए अपना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे या फिर पैसा निकालने लगे। तो दिस सॉल्ट द शेयर ऑफ द कंपनी हेड ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी का आना था कि कंपनी लॉस में है, बट अंदर के लोगों को बात पता थी और उन्होंने अपना पैसा कंपनी से निकालना शुरू कर दिया कि बाद में शेयर प्राइस गिरेगा तो अपना घाटा होगा। तो उन्होंने पहले ही इनसाइडर ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन से, और सब पैसा निकाल लिया। जब पैसा शेयर मार्केट में किसी शेयर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एकदम से निकलता है तो उसका शेयर प्राइस गिर जाता है, तो इससे भी दिक्कत आई। देन हमने 3 केस कंप्लीट कर लिए, बहुत बढ़िया। देन फोर्थ वन वर्ल्डकॉम US, ऐसे ही समझा दूंगा, मजे मजे में रुके रहो, कहीं मत भागो बस, और थोड़ी देर सब्र करो थोड़ा सा। वर्ल्डकॉम USA, मैनी कॉर्पोरेट फ्रॉड्स ऑकर्ड इन द पास्ट, बहुत सारे हुए। तो उनमें से एक था वर्ल्डकॉम, अ बिग अमेरिकन टेली कम्युनिकेशन कंपनी, ये भी टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, दैट वॉज एवरीवेयर बट सडनली ड्यू टू रॉन्ग प्लानिंग एंड सेल्फ इंटरेस्ट, प्लानिंग गलत थी और सेल्फ इंटरेस्ट था, मेजर पार्टीज इट कोलैप्स। दिस कंपनी वॉज ओरिजिनली नॉन विद द नेम ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस डिस्काउंट सर्विस, इसका जो नाम पड़ा वो नॉर्मली ये था कि लॉन्ग डिस्टेंस डिस्काउंट सर्विस। ये 1983 में बनी और इसका नाम वर्ल्डकॉम जो पड़ा, मतलब भाई का नामकरण जो हुआ दूसरा, वो 1995 में हुआ। बर्नार्ड इबर्स हु वाज द CEO, ये CEO था, नाम याद कर लो, बर्नार्ड इबर्स, मेड मैनी डिसीजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्डकॉम, इसने बनाने के लिए बहुत डिसीजन लिए। सबसे बड़ा इसमें क्या था, टू कैप्चर अ लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर इन द रीजन। देन वर्ल्डकॉम एक्वायर मैनी स्मॉल कंपनीज, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। बिकम अ वेरी बिग नेम टेलीकॉम सेक्टर, बड़ा नाम बन गया। बट इसने भी क्या किया, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस हाइड की, कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाई, प्रॉफिट दिखाया टू इट शेयर होल्डर एंड कस्टमर, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक रही। मतलब यही है ना, तुम हो गरीबी की हालत में और तुम खर्चे करे जाओ 1000 रुपये के, मतलब तुम एक फ्रेंड सर्कल से ले सकते हो, किसी इंसान का भाई नहीं है बजट आज डेली के 2000 रुपये खर्च करना, और बट वो ऐसे ग्रुप में बैठ रहा है कि वो डेली के 2000 खर्च कर रहा है, तो यार उसके पापा पे तो बर्डन ही है, वो कहाँ से कमाएगा बेचारा बंदा, कहाँ से लाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है लाइफ में भी और यहाँ कंपनियों के साथ भी। द एरॉन स्कैम हैपन इन द ईयर 2001, सिंस
देन द इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्डकॉम बिकम सस्पिशियस एंड डिमांड अ चेक ऑन द कंपनी। तो इरॉन स्कैम हुआ 2001 में, तो इन्वेस्टर जो थे उसने वर्ल्डकॉम पे भी मतलब थोड़ा ऐसे दिखाया कि शक है और हम एक डिमांड कर रहे हैं चेक एंड मतलब एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए। दिस रिजल्ट इन रिवीलिंग द ट्रू पिक्चर ऑफ द कंपनी। इन्वेस्टिगेशन हुई और रियल चीज़ उसकी सामने आ गई 2002 में, और वर्ल्डकॉम स्कैम भाई पता चल गया। रीज़न ऑफ द फेलियर, व्हाट आर द रीजंस? बहुत सारे रीज़न थे। सबसे पहला, एक्यूजन ज़्यादा किए। इट फोकस बास टू क्रिएट मोनोपोली इन द टेलीकॉम सेक्टर, कि बस मैं अकेला ही राजा बनूं इस इंडस्ट्री का। तो ये उनका एम था, रेदर देन डिलीवरिंग satisfactory services to the customer. The company bore a $1 million loan from the financial institution, which became a big debt in the end. Millions of the dollar were spent on hiding. अब ये देखो, ये जो असल इमेज है ना, उसको छुपाने के लिए भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपना स्पेंड कर रहे हैं। स्पेंड कर दिया इतना सब कुछ रियल कंडीशन छुपाने के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी। इट ट्राइड टू शो नेट प्रॉफिट इवन द कंपनी वॉज सफरिंग फ्रॉम ह्यूज लॉसेस। देन गवर्नेंस के क्या क्या फेलियर्स रहे? लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप। द CEO हैड इट्स प्लान ऑफ एक्सपेंशन विच लेड टू सो मैनी एक्विजिशन इन वेरी लेस टाइम। बहुत कम समय वो कर दिया। सेम इनइफेक्टिव डायरेक्टर, जो डायरेक्टर थे वो डोमिनेटेड थे बाय द CEO, उसी के डिसीजन चलते थे, डायरेक्टर अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रहे थे। ठीक है, इवन दो द कंपनी वॉज फेसिंग लॉसेस, कंपनी लॉस फेस कर रही है और बोर्ड को पता है, बट तब भी वो प्रॉफिट दिखाने के लिए फाइनल अकाउंट्स में राजी हो गए। ऑडिटिंग फेलियर, आर्थर एंडरसन द अकाउंटिंग कंपनी दैट ऑडिटेड द अकाउंट्स ऑफ द वर्ल्डकॉम। अब ये करती थी उसका अकाउंटिंग का काम, उसने भी फेल टू डिस्कवर द ट्रू पिक्चर ऑफ द कंपनी अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो इसने भी जो रियल चीज़ थी वो नहीं दिखाई। देन एनालिस्ट ऑल्सो गिव गुड रेटिंग्स, जो एनालिस्ट थे उसने गुड रेटिंग दे दी, डिस्पाइट ऑफ हैविंग डेट्स एंड नॉन स्टॉपिंग एक्विजिशन बीइंग परफॉर्म बाय द कंपनी। अ वेरी पॉपुलर नेम ऑफ जैक ग्रुपमैन, ये चीज़ आप अपने आंसर में जरूर लिखना, एक बहुत बड़ा नाम जैक ग्रुपमैन था। वो गिव स्टार रेटिंग्स टू द कंपनी, स्टार रेटिंग देता था। आफ्टर द स्कैम वॉज डिस्कवर्ड, ग्रुपमैन वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब एंड इट इज सेड दैट ही वॉज ऑल्सो बैंड फ्रॉम परफॉर्मिंग सच एनालिसिस। तो जो एनालिस्ट था इसका ये धंधा पानी भी गया, वो स्कैम में पकड़ा गया। ये केस भी ख़त्म हो गया। देन आई थिंक ये लास्ट केस है, लास्ट ही केस है, बस 3-4 मिनट। एनरॉन कॉरपोरेशन USA, ये 1985 में बना केनेथ ले के द्वारा। एनरॉन वॉज वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड एनर्जी एंड कमोडिटीज ट्रेडिंग कंपनी सिचुएटेड इन हडसन टेक्सास। तो ये इसकी जगह थी, याद कर लेना। नेचर ऑफ द फ्रॉड, फ्रॉड का क्या नेचर था? अकाउंटिंग फ्रॉड जो था इसमें। एरॉन इंगेज इन द कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस टू कवर अप इट्स लॉसेस एंड टू इन्फ्लेट प्रॉफिट्स। द कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयड वेरियस मेथड्स, मतलब बहुत सारे मेथड यूज़ किए टू अवॉइड रिफ्लेक्टिंग द टोटल अमाउंट ऑफ द डेट ऑन पेपर, विच इंक्लूड यूजिंग मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग एंड स्पेशल पर्पस एंटिटीज़। तो ये अकाउंटिंग फ्रॉड रहा इसका। मार्केट टू मार्केट अकाउंटिंग क्या है? अब ये जो दो टर्म यूज़ हुए ना, भारी भरकम शब्द, इन्हें देख लेते हैं क्या है। द अप्रोच एनेबल्ड एरॉन टू प्रेजेंट एंटिसिपेटेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज। मतलब मार्क टू मार्केट में इसने फ्यूचर कैश इनफ्लोज को ना एज एक्चुअल कैश इनफ्लोज मान लिया, जो चीज़ होने वाली है को मान लिया कि होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो जो फ्यूचर में तुमने सोचा हो वैसा हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं। स्पेशल पर्पस एंटिटीज, इरॉन फॉर्म दीज एंटिटीज टू एलिमिनेट सर्टेन लाइबिलिटीज फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट। तो कुछ एंटिटीज़ बनाई स्पेशल पर्पस एंटिटीज़, जिनका पर्पस क्या था कि बैलेंस शीट से जो लाइबिलिटीज़ है उनको गायब कर दो भाई। वही चीज़ कि जो रियल पिक्चर है उसको छुपा रहा है। की गवर्नेंस फेलियर, गवर्नेंस में क्या फेलियर है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे पहले अनेबल टू प्रिवेंट सच रॉन्ग डूइंग्स, को रोक नहीं पाए। प्रोवाइडिंग द राइट काइंड ऑफ इंटरनल चेक्स विद इन द कंपनी, ये सब नहीं किया। द बोर्ड रिमेन साइलेंट। SPEs जो स्पेशल पर्पस एंटिटी बनाई थी उन पर रोकथाम नहीं लगाई। ऑडिटिंग फर्म कॉम्प्लिसिटी, आर्थर एंडरसन जो बिग 5 अकाउंटिंग फर्म्स में से एक वो करता था उसका, ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ एनरॉन। तो रिपोर्ट इन ऑल द रिपोर्ट्स दैट देयर वर नो अनरिपोर्टेड अकाउंटिंग वायलेशन। एंडरसन वॉज लास्ट फाउंड कवरिंग द रॉन्गफुल बिहेवियर ऑफ द एरर एंड डिस्ट्रॉइंग द एविडेंस ऑफ द फ्रॉड। मतलब जो एविडेंस फ्रॉड के थे ना उसको भी मिटा रहा था, जो सेम जो असल चीज़ थी वो नहीं दिखा रहा था। करप्शन बहुत ज़्यादा था भाई। रेगुलेटरी ओवरसाइट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC हमारे इंडिया में से भी चलता है, बाहर SEC चलता है USA। ऑल्सो केम अंडर स्क्रूटिनी ड्यू टू इट्स इनकैपेबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड टेक एक्शन। मतलब उसको पता नहीं चल पाया, जब ऑडिटिंग में इतनी दिक्कत थी तो वो समझ ही नहीं पाए रेगुलेटरी बॉडीज़। तो एनरॉन स्कीम ऑफ डिसीट एंड द एफिशिएंट इन एन एफिशिएंट मैनर, तो उनको भी थोड़ा झेलना पड़ा।
द कोलैप्स, द एक्सपोजर ऑफ फ्रॉड स्टार्टेड इन द लेट 2001। दिसंबर 2001 में पता चल गया। फिफ्थ ग्रेटेस्ट एनर्जी कंपनी यूएस एंड द वर्ल्ड डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी विद रिकॉर्ड सेटिंग डेट। अब इतना सारा कर्जा है, ये सब बातें पता चल गई। द क्रैश रिजल्टेड इन ह्यूज लॉस फॉर बोथ शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज विद नो रिटर्न फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट फॉर मैनी ईयर्स। और इम्पैक्ट क्या हुआ और बाद की चीज़ें क्या रही। 2 पेज बचे हैं बस, थोड़ा सा सब्र और। इन्वेस्टर लॉसेस, इन्वेस्टर का तो लॉस हो ही गया, बैंक्रप्सी हुई, स्टॉक प्राइस कोलैप्स हो गए। सो मैनी इन्वेस्टर लॉस बिलियंस ऑफ डॉलर्स। विद द डाउनटर्न केम जॉब टू मोस्ट एम्प्लॉयज वाइल अदर्स और देयर पेंशन एंड सेविंग वैनिश। पेंशन और सेविंग जो थी लोगों की वो भी गई। लेजिस्लेटिव चेंजेस, द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट रिजल्टिंग इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्वेन्स ऑक्सली एक्ट 2002। तो ये जो एक्ट बना एक, और जिसमें बहुत सारे स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न आए, ये हम जो नेक्स्ट यूनिट का चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे एक्ट ही दे रखे हैं, तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देन अर्थर एंडरसन डिमाइज, द फर्म वॉज टोटली डिसॉल्व्ड एंड रीजनेबली ड्यू टू द फैक्ट इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ स्कीमिंग विच अफेक्टेड ग्रेट द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग। जो ऑडिटर था उसे चीज़ें नहीं पता चली और उसने जो काम ख़राब किया वो सबसे बड़ी चीज़ नहीं। लास्ट वन, लेमन ब्रदर्स। तो लेमन ब्रदर्स ने ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस एक फर्म थी उनकी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इन्वॉल्व इंस्टीट्यूशन का क्या इन्वॉल्वमेंट था, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, ट्रेड एंड फाइनेंशियल सर्विस करते थे। नेचर ऑफ द कोलैप्स, कैसे वो हुए। लेमन ब्रदर हैड इट्स फेयर शेयर ऑफ द इन्वॉल्वमेंट इन द सबप्राइम मॉर्टगेज मार्केट विच इन्वॉल्व द पूलिंग ऑफ हाई रिस्क मॉर्टगेज लोन्स एंड सेलिंग इट टू इन्वेस्टर। जो हाई रिस्क मॉर्टगेज लोन्स थे उनको इन्वेस्टर को बेचते थे, वो सब वो करते थे, सब प्राइम एक्सपोजर। रिस्क मैनेजमेंट डिफिशियंसीज, रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुए। द शॉर्ट टर्म फंडिंग मेथड यूज्ड बाय लेमन ब्रदर टू टारगेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उससे रिस्क हुआ जिससे कि दिक्कत आई, मार्केट उनके खिलाफ हो गया। देन मैनेजमेंट डिसीजन, लेमन स्पेशली द सीईओ ऑफ द फर्म रिचर्ड फोल्ड इंगेज्ड इन हाई रिस्क एक्टिविटीज़ फॉर हिज एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान। एक्सपेंड करने के लिए मतलब रिस्क एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व थे। ओवर रिलायंस ऑन कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में वो ज़्यादा रिलायबल थे। फर्म हैड अ हाई डिग्री ऑफ लेवरेज एंड हाई रिलायंस अपॉन सोफेस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। तो ये सब चीज़ें थी। और रेगुलेशन में क्या दिक्कत आई, जो एसईसी था एंड फेडरल रिजर्व वर एट द कटिंग एज ऑफ द कैंपेन टू रेगुलेट, टू बिग टू फेल firm, but they have also been criticized for falling too sooner than they did as these regulatory agencies. अब कॉलेप्स कैसे हुआ, पुअर रिस्क मैनेजमेंट, मतलब रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं थी और प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, यही सब आप रीज़न डाल सकते हैं। ड्यू टू इट्स फेलियर इट फाइंड एनी इट्स फेलियर टू फाइंड एनी मोर इन्वेस्टर इन द पब्लिक लैक फेथ इन एबिलिटी टू रिमेन सॉल्वेंट। और उनको फेलियर के कारण इन्वेस्टर नहीं मिले। और इम्पैक्ट क्या हुआ बाद में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, इकोनॉमिक रिसेशन आया ऑल ओवर द वर्ल्ड। द यूएस गवर्नमेंट एंड द फेडरल रिजर्व वर फोर्स टू बेल आउट सम अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इससे इतनी तगड़ी दिक्कत आ गई क्योंकि ये मार्केट्स में डील कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट में डील कर रहे थे, तो इतनी बड़ी दिक्कत आ गई कि जो फेडरल रिजर्व है उसे बेल देनी पड़ी कुछ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को टू स्टेबलाइज द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी। द पॉलिसीज एंड द रूल्स ऑफ द स्टेट वर मच हार्डर दैन एवर इन द हिस्ट्री। तो पॉलिसीज़ वगैरह हार्ड की। द एम वॉज अचीव्ड आफ्टर डॉड फ्रैंक वॉल स्टेट रिफॉर्म, ये कुछ रिफॉर्म्स हुए, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट थ्रू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रिलेवेंट लॉज डीलिंग विद द इंटरलिंक बिटवीन द फाइनेंस एंड इकोनॉमी। तो इन सब चीज़ों के बीच में डील करने के बाद ये तो वो बनाए गए एक्ट, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके बाद चीज़ें सॉल्व हुई। बोथ द एक्ट टारगेटेड टू एंड ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस सिस्टमेटिक रिस्क और इफेक्टिव रेगुलेशन करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये लोग बनाए गए। सो यही सब था वीडियो में। ये आपने लगभग 6 केसेस हमने डिस्कस कर लिए, हाँ अराउंड 6 नहीं 7-8 केसेस हमने डिस्कस कर लिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। चैप्टर 2 की वीडियो जल्दी आ जाएगी, वो काफ़ी छोटी होने वाली होगी, छोटा चैप्टर, ये डिटेल में बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। दोस्तों को शेयर कर दो, बाय।